में फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद तथा उसकी कार्यप्रणाली। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो भारत में संस्थात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यक था, इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों की। भारतीय संसद संप्रभु तो नहीं है, किंतु ये विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी करती है। हम इसकी जो शक्तियां हैं या इसके जो कार्य हैं, इनको 7 बिंदुओं में विभाजित करके स्पष्ट कर सकते हैं। पहला इसका कार्य आता है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मित्रों, हम सभी जानते हैं 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी क्या है, सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी विषय पर कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद उस पर भी कानून बना सकती है। इस प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विशेष कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। तो इस तरह से संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर तो संसद कानून बना ही सकती है, साथ ही साथ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसा कब कर सकती है? पहला तब जब राज्यसभा क्या करे, अपनी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित कर दे तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 यदि लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन यदि लगा हुआ है, तो राज्य विधानमंडल के स्थान पर केंद्रीय संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। और इसके साथ साथ क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल प्रस्ताव यदि पारित करके संसद से किसी विषय पर कानून बनाने की मांग करे तो फिर उन राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर भी। तो ये है संसद की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर नियंत्रण प्राप्त है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांग संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावित होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा और न ही टैक्स एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोकलेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार भी नहीं होता है। तो वित्तीय शक्तियां भी केंद्रीय विधानमंडल रखता है। तीसरी है कार्यपालिका शक्तियां। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी है। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके और सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी है संसद को, और संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कुछ शक्तियां राज्यों से संबंधित हैं। संविधान में संसद को ये अधिकार दिया गया है
कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। मित्रों, थोड़े ही सालों पहले 3 जो नए राज्य बने थे हमारे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो बने थे, तो ये हमारे पूर्व में झारखंड जो है वो आपका बिहार से अलग हुआ, उसके बिहार से बनाया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया गया और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनाया गया। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, यह संसद का अधिकार है। इसके साथ साथ नवीन राज्य का निर्माण संसद कर सकती है और किसी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है, यानी 2 का 1 भी कर सकती है और 1 के 2 भी बना सकती है। और नागरिकता संबंधी नियमों के निर्धारण का भी अधिकार संसद को है। तो ये राज्य संबंधी शक्तियाँ हैं। फिर आती है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। संविधान के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी संसद संशोधित कर सकती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 368 जो है, 368 जो है, संविधान में संशोधन की बात करता है और उसमें 3 तरीके से संविधान संशोधन करने की बात कही गई है। पहला तरीका है संसद के साधारण बहुमत से। संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं, जो संविधान में अनुच्छेद 368 में लिखे गए हैं कि इन अनुच्छेदों में संविधान संशोधन यदि करना हो तो संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद को विशिष्ट बहुमत से संशोधन करने का अधिकार है। विशिष्ट बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। तो इस तरीके से संसद संशोधन कर सकती है। तीसरा तरीका ऐसा है जिसमें संविधान संशोधन यदि करना हो कुछ अनुच्छेदों में, तो उसमें संसद को विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे विधानमंडलों का अनुसमर्थन यदि प्राप्त हो तो वो संविधान संशोधन कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संविधान संशोधन संसद अकेले कर सकती है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 368 में भी यदि संविधान संशोधन करना हो तो संसद स्वयं कर सकती है। ये है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। फिर अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंश हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य में मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद सदस्य करते हैं, उसमें सभी भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी उसमें भाग लेते हैं। ये मैं आपको मनोनीत और निर्वाचित इसलिए बता रही हूँ कि मनोनीत सदस्य 12 राज्यसभा में होते हैं और 2 लोकसभा में हो सकते हैं। तो यदि मनोनीत सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, चयन करती है, और राज्यसभा जो है अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। तो इस तरह से निर्वाचन संबंधी कार्य करती है भारतीय संसद। 7वां और अंतिम शक्ति या कार्य है महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। महाभियोग का अर्थ होता है मित्रों, यदि एक तरह से शब्दार्थ तो है बड़ा आरोप लगाना, यानी जब राष्ट्रपति या हम बात कर रहे हैं महाभियोग प्रक्रिया की, तो राष्ट्रपति यदि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं यदि कहीं किसी तरीके से, तो ऐसे में संसद जो है उन्हें महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा यदि वो पारित हो जाता है प्रस्ताव दोनों सदनों से, तो समय से पूर्व हटाया जा सकता है। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यदि समय से पूर्व हटाना हो और वो उन्होंने यदि ऐसा कुछ पद का दुरुपयोग किया है, कदाचार किया है, तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद जो है समय से पूर्व हटा सकती है। तो मैं बता दूं, राष्ट्रपति को अभी तक कभी भी इस तरह की
नौबत नहीं आई है कि समय से पूर्व हटाने के लिए संसद को महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ा हो। और न्यायाधीशों के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बार 1992-93 के समय जो है संसद में ये प्रस्ताव आने की तैयारी थी, एक माननीय न्यायाधीश के विरुद्ध, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध, वी रामास्वामी के विरुद्ध, लेकिन वो प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ा था। तो इस तरह से भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों में मित्रों, पहला व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ, जिसमें संसद कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया को हम अपने आगामी लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ है वित्तीय शक्तियाँ, यानी केंद्रीय वित्त पर, संघीय वित्त पर नियंत्रण जो है संसद का रहता है। बजट संसद ही पास करती है और संसद के बिना, अनुमोदन के बिना है न तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और न ही किसी तरह से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में है कि संसद जो है वो संसद सदस्य जो है कार्यपालिका के सदस्य, मंत्रियों से, कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है लोकसभा में। इसके साथ साथ निंदा प्रस्ताव है और काम रोको प्रस्ताव है, बजट में कटौती का प्रस्ताव है। कुछ प्रस्ताव है जिनके माध्यम से भी सरकार को नियंत्रित, कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। राज्यों से संबंधित शक्तियां भी भारतीय संसद को प्राप्त है, जिसमें राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और किसी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त किया जा सकता है, और नागरिकता को निर्धारण करने का अधिकार भी भारतीय संसद को प्राप्त है। इसी तरह से संविधान में संशोधन से संबंधित शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है। 368 जो बात कहता है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, तो उसमें 2 प्रकार ऐसे हैं जिसमें अकेली संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। निर्वाचन संबंधी कार्यों में संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती हैं। महाभियोग का भी अधिकार है भारतीय संसद को, जिससे वो क्या है, समय से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी समय से पूर्व यदि हटाना हो, कदाचार का आरोप लगाना हो महाभियोग का, तो ऐसे में वो प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। प्रक्रिया जो है मैं आपको विस्तार से पिछले व्याख्यानों में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। भारतीय संसद का गठन में मित्रों मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। एक बार पुनः आप समझ लें, अनुच्छेद 79 कहता है भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। इसलिए इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक यानी 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।